सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। एक लगारी सब पे भारी में खुश आमदीद। मैं हूँ महविश अनस और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। अस्सलामुअलैकुम लगारी साहब। नाज़रीन, हुकूमत के खिलाफ बहुत सारे मामलात में अपोजिशन की बेशतर जमातें मुत्तहिद थीं, चाहे वो महंगाई या मईशत के बहरान के खिलाफ हो या फिर गिरफ्तारियों के खिलाफ जो कि अपोजिशन रहनुमाओं की हो रही थी। लेकिन इसी अपोजिशन के बारे में हुकूमती अरकान ये कहते थे कि अपोजिशन को अपोजिशन से ही खतरा है। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब जो धरना देने जा रहे हैं उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे या नहीं होंगे, इस हवाले से क्या बातें हो रही हैं और एंकर क्या सवाल उठा रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। नून लीग धरने में शिरकत कर रही है लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शिरकत नहीं करेंगे। लगारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने में शिरकत ना करके क्या हुकूमत से किसी किस्म की कोई रियायत की तवक्को रख सकते हैं? अच्छा, ये अजीब सूरत हाल है। इसके बारे में अमूमी तासुर ये है कि बिलावल भुट्टो साहब हार्ड लाइन अख्तियार करना चाहते हैं, मगर अपने वालिद की वजह से, मगर अपने वालिद की हिदायत पर, मगर अपने वालिद साहब के मामलात को देखते हुए वो बैक फुट पर जाते हैं। एक अजीब बात मैंने देखी है, वो ये कि गुज़श्ता हफ्ते मेरी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई। अच्छा। और ख़ासी अच्छी और बड़ी मुलाकात थी वो। तो वहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब के एक बहुत ही अहम नुमाइंदे मौजूद थे, उनके बहुत ही करीबी, बहुत ही क्लोज़ दोस्त, और वो ये मैसेज लेकर आए थे कि हम आपके इस धरने में मुकम्मल तौर पर आपका साथ देंगे, और ये मैसेज था। अच्छा, अगर ये मैसेज जरदारी साहब का मैसेज था और वो कन्वे किया जा रहा था तो बिलावल भुट्टो साहब तो दूसरी पोजीशन पर चले गए। बिलावल भुट्टो साहब ने ये नहीं कहा है कि वो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को तस्लीम करते हैं। अच्छा। ये नहीं कहा है कि वो हुकूमत के कारनामों से मुतमईन हैं। ये नहीं कहा है कि हुकूमत की कारकर्दगी शानदार है और हमें कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि हम पार्लियामेंट पर अटैक नहीं करना चाहते हैं। असल मसला ये है कि हमारे पास पॉलिटिकल लोगों के पास स्पेस क्या है। देखें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि पॉलिटिकल स्पेस सुकड़ रहा है, श्रिंक हो रहा है। अगर पॉलिटिकल स्पेस श्रिंक हो रहा है और पॉलिटिकल फोर्सेस उसको और श्रिंक करेंगी तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि सियासतदानों को उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। और जो गैर सियासी कुव्वतें हैं वो बैठकर सारे फैसले करेंगी। तो बिलावल साहब तो उस सूरत हाल से बचना चाहते हैं, वरना क्या होगा कि जो लोग जिम्मेदार होंगे इसको श्रिंक करने के, वो आराम से जाकर घर बैठ जाएंगे। फिर बिलावल साहब को इस पूरे के पूरे सिस्टम की बहाली के लिए फिर नए सिरे से कोशिश करनी होगी। बिल्कुल। लेकिन लगारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब के धरने से क्या नताइज निकल सकते हैं? मेरे ख्याल में उन्होंने नताइज को गौर किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने उन्होंने इसके तमाम मामलात को बहुत ही बारीक बीनी से एक एक चीज़ को उन्होंने पेश नज़र रखा है। मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है और उन्होंने तैयारियां भी गैर मामूली की है। शायद हुकूमत को अंदाज़ा नहीं है। हुकूमत जिसका नाम PTI की हुकूमत है उसको तो अंदाज़ा ही नहीं है कि मौलाना साहब की कितनी क़ुव्वत है और कितनी ताकत है और वो किस हद तक जा सकते हैं और वो कहाँ तक जा सकते हैं। असल मसला ये है कि मौजूदा हुकूमत को जिस तरह की सपोर्ट हासिल है इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से, इस वजह से जो है वो इदारा, वो हुकूमत जो है शेर बनी हुई है। वरना अपनी हुकूमत की हैसियत तो ये है कि अगर अपोजिशन सचमुच आकर खड़ी हो जाए तो हुकूमत टिक नहीं सकती। लेकिन चूंकि इंस्टीट्यूशन साथ दे रहे हैं इसलिए वो समझ रहे हैं, अपोजिशन ये समझ रही है, मौलाना फजलुर रहमान भी और दूसरे भी, कि जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है दूसरे, उन्हें गैर जानबदार होना चाहिए, उन्हें सियासी मामलात में इस तरह का हिस्सेदार नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल हुकूमत होती है और इदारे जो होते हैं हुकूमत के ही पाबंद होते हैं, उन्हें तो इस तरह से रहना होता है। बहरहाल ये इस तरह के मसाइल मौजूद हैं। ठीक है, अपने अगले क्लिप की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। वफाक कानून बैरिस्टर फरोग नसीम की जानिब से ये बयान सामने आया है कि वफाकी हुकूमत कराची के इंतजामी अमूर में बेहतरी लाने के लिए आइन की शिक 149 के निफाज पर गौर कर रही है। आइन की ये शिक आखिर कहती क्या है, इस बारे में आपको क्लिप दिखाते हैं।
आर्टिकल 149 के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन इस क्लिप की बात करते हैं। लगारी साहब, ये मामला आखिर क्या है? वज़ीर आला पंजाब के जो तर्जुमान है शहबाज गिल साहब, आखिर इन्होंने इस्तीफ़ा क्यों दिया? इस्तीफ़ा लिया गया क्या? बड़ी अफसोसनाक अंदोहनाक सूरत हाल में मुझे एक बहुत ही ख़राब और बहुत ही तकलीफ थी। मुझे एक मिसाल याद आ रही है कि जनरल न्याजी कह रहे थे, उनका बयान छपा था 15 दिसंबर 1971 को, अच्छा, कि दुश्मन का टैंक जो है वो मेरे ऊपर से गुजर कर ढाका में दाखिल हो सकता है। लेकिन हुआ क्या कि उनका ना कोई उनके ऊपर से गुजरा, बहरहाल दुश्मन की फौज वहाँ पहुँच गई थी। और ये कह रहे थे कि अगर किसी ने PTI, अगर किसी को उस्मान बुज़दार का चेहरा पसंद नहीं है तो PTI छोड़कर चले जाए। बिल्कुल कहा था। अगले रोज़ क्या किया? खुद ही चले गए। तो इसका मतलब ये है कि क्या उन्हें खुद ही उस्मान बुज़दार का चेहरा पसंद नहीं था या उस्मान बुज़दार को उनका चेहरा पसंद नहीं था? बहरहाल ये जो शहबाज गुल साहब थे वो तो बहुत ही कमाल बने हुए थे। उन्होंने तो ऐसा लगता था जैसे टेक ओवर कर लिया, चीफ मिनिस्ट्री बस लगा रहा था कि वही चला रहे हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि वो वज़ीर आला पंजाब का दिफा करने में नाकाम हो गए हों शहबाज गिल साहब? नहीं, वो बहुत अच्छे रहे, उन्होंने दिफा भी बहुत अच्छा किया, हद से बढ़कर शाह से ज़्यादा शाह के वफादार थे, जिसके नतीजे में उनको शाही छोड़ना पड़ी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। हम जो बात कर रहे थे आइन के आर्टिकल 149 के हवाले से, आखिर ये आर्टिकल कहता क्या है? इस हवाले से मारूफ एंकर क्या कह रहे हैं, आपको क्लिप दिखाते हैं। एक बार फिर से बात करेंगे आइन के आर्टिकल 149 की। लगारी साहब, बहुत गूंज है आजकल आर्टिकल 149 की। आखिर वज़ीर कानून ने ये जो बात की है कि आर्टिकल 149 का निफाज किया जा सकता है, इसका मकसद क्या है? मेरे ख्याल में वज़ीर कानून को पहले तो उन इल्म नहीं था कि उन्होंने इस आर्टिकल को ठीक तौर पर देखा नहीं था, पढ़ा नहीं था, या उन्हें को शौक़ था कि मुझे कोई ऐसी बात कह देनी चाहिए कि जनाब जिससे मैं अपने वोट बैंक के अंदर जाकर बड़ा सुरखरू हो सकूं। लेकिन हकीकत हाल ये हुई कि फिर उनके साथ न तो उनके वोट बैंक ने साथ दिया बल्कि उन्हें शदीद मुखालफत का सामना करना पड़ा। ये आर्टिकल कहीं भी कोई ऐसी वफाक को अख्तियार नहीं देता है कि वो हुकूमत को जो है सूबाई हुकूमत को उखाड़ कर फेंक दे या सूबाई हुकूमत की हैसियत को ख़त्म कर दे या सूबे के किसी इलाके को, किसी महकमे को, किसी डिपार्टमेंट को, किसी वजारत को, किसी शोबे को, किसी डिवीज़न को या उसके किसी शहर को अपने कब्ज़े में ले ले और ख़ुद कंट्रोल करने लगे। ऐसा कोई इख्तियार आइन का ये आर्टिकल उन्हें नहीं देता है। जब ये इख्तियार ही नहीं देता तो उसका हवाला देने और उसकी धमकी देने की क्या ज़रूरत है, ये बात समझ में नहीं आनी। सही, लेकिन लगारी साहब, मुल्क की मईशत जो है उसकी जिम्मेदारी, उसको बेहतर बनाने की जिम्मेदारी वफाक की है या फिर सूबों की? ये आर्टिकल 149 जो है वो ये कहता है कि अगर मुल्क की मईशत का मसला हो या लॉ एंड आर्डर का बहुत बड़ा जो है उसकी खिलाफ वर्जी हो तो वफाक सूबे को हिदायत दे सकता है। तो हिदायत का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी अपनी हैसियत जो है सूबाई हुकूमत की या सूबे की अपनी हैसियत जो है वो तहलील हो जाएगी, ऐसा नहीं है। अच्छा। हिदायत दे सकता है। पहली बात तो ये कि सूबा जो है वो तो कंट्रोल ही नहीं कर रहा है, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में पहले कह चुकी है कि वफाक से मुतालिक अमूर के बारे में इस तरह का आइन का आर्टिकल 149 जो है उसका नफाज होगा। अगर वफाक के रेवेन्यूज पर असर हो रहा है सूबे की किसी वजह से तो फिर उसको सूबे को कहा जाएगा नहीं आपके इक़दाम जो है हमारे रेवेन्यूज को कम कर रहे हैं, ऐसे कोई सूरत हाल नहीं। ठीक है। और नाज़रीन, इस्लामाबाद सदर पाकिस्तान के पार्लियामेंट में मुश्तरका इजलास से खिताब उन्होंने किया, तो इस खिताब के दौरान हमने देखा कि अपोजिशन जमातों की जानिब से खासा शोर शराबा किया गया और सिर्फ चंद अल्फाज ही थे जो कि सुनाई दे रहे थे। इवन वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी हेडफोन लगा लिए। इस सारे मामले पर मुल्क के एक नामवर एंकर क्या कह रहे हैं, आपको सुनवा दो। जनाब, गुफ्तगू अपने मुलाहिजा फरमाई। लगारी साहब, क्या अपोजिशन का जो शोर शराबा था या फिर जिस तरह से वो एहतजाज कर रहे थे उसको हमला करार दिया जा सकता है? मुझे भाई इस पर हैरत अंगेज़ बात लग रही है। चौधरी गुलाम हुसैन साहब बहुत इश्तिहार में बहुत नाराज़ लग रहे थे, बहुत गुस्से में लग रहे थे। हालांकि ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है, असम्बलियों के अंदर इसी तरह होता है, बल्कि इससे ज़्यादा भी होता है। क्या खौफनाक इरादे थे और क्या जनाब फौजदारी कार्रवाई होनी, इनको पता नहीं है कि आइन मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देता है कि आइन के अंदर होने वाली कार्रवाई को किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में पार्लियामेंट हाउस के अंदर होने वाली कार्रवाई को किसी भी फौजदारी कोर्ट में नहीं चैलेंज किया सकता, उस पर कोई केस नहीं दी, उस पर होने वाली सारी गुफ्तगू जो है उस पर किसी किस्म का कोई कदगन नहीं है। सिर्फ
स्पीकर वो अथॉरिटी है जो किसी के हिस्से को निकाल सकते हैं या अगर किसी को चाहे तो जाने दे सकते हैं। इसके अलावा और कोई अथॉरिटी नहीं है कि जाकर किसी शख्स की ज़ुबान रोक कर या और कोई बात करे। एक दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं होता है क्या, दुनिया भर की पार्लियामेंट्स में होता है, कुर्सियां चल रही होती हैं जापान में अंदर, जब जापान की पार्लियामेंट का इजलास हो रहा होता है, जब दुनिया के और पार्लियामेंट्स में हो रहे होते हैं तो अरकान की बहसें होती हैं, मुकालमा होता है, गुफ्तगू होती है, झगड़े होते हैं, हाथापाई होती है, सारा कुछ होता है और ये ऐवानों में होता है और ये रिफ्लेक्शन होता है कि सोसाइटी के अंदर अगर कंट्राडिक्शन है तो जाहिर हो रहा होता है और इसीलिए इसको तहफ़्फ़ुज़ होता है कि अवाम के मुंतखब नुमाइंदे बैठे होते हैं। इस तरह की बात ये कार्रवाई होनी चाहिए और उल्टा लटका देना चाहिए जी, उसको बस ले जाना चाहिए और मुकदमा कर देंगे, सारी फजूल बात। लगाई साहब हमला हुआ कहाँ था? वो तो सिर्फ एहतजाज कर रहे थे, शोर शराबा कर रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ कि एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, हुकूमत भी एहतजाज करती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपोजिशन लीडर को या अपोजिशन के किसी रुकन को न बोलने के लिए हुकूमत की तरफ से भी इस तरह, मुझे याद है गुज़श्ता असम्बली में जो नवाज शरीफ साहब की असम्बली थी उसमें मोहतरमा शीरी मज़ारी साहबा जो अब वफाकी वज़ीर हैं उधर अपोजिशन की रुकन थी, वो तकरीर कर रही थी तो उनको नहीं बोलने दे रहे थे हुकूमती अरकान, उनकी तकरीर में रुकावट डाल रहे थे, बल्कि एक काबिल इतराज़ जुमले कहे थे ख्वाजा आसिफ साहब ने और हम असम्बली में उस वक्त मौजूद थे। ये ऐसा होता है, हुकूमत और अपोजिशन की तरफ से अरकान की तकारीर में रुकावटें डाली जाती हैं। आप कहते हैं हाई मॉरल ग्राउंड पर नहीं देनी चाहिए, नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए बात को। आपको आप बैठे वहाँ पर आपको सख्त से सख्त बात भी सुननी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। ये पेशेंट वक्त के साथ आता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता कि जनाब वो अब तो कार्रवाई होनी चाहिए, कोई गड़बड़ हो गई है किसी मामले। बिल्कुल नाज़रीन, हमें यहाँ पर ब्रेक की जाने बढ़ना है। लगाई साहब हम यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो फिर सियासी मंजरनामे पर एक नज़र डालेंगे और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से बात करते हैं और इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 41वां रोज़ है। मईशत को यौमिया 120 करोड़ का नुकसान हो रहा है और निज़ाम ज़िंदगी भी मफलूज है। लगारी साहब, आखिर आज़ादी कश्मीर की ये जो तवील जिद्दोजहद है ये कब तक मज़ीद जारी रहेगी? देखिए, इस सिलसिले में कोई शख्स, कोई सियासी पेशीन गोई, कोई नहीं, पंडित नहीं कहते कि जी फलां तारीख को आज़ादी मिल जाएगी और हम डेट दे देते हैं। कौमों की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात आते हैं, कभी कभी आप जो जिनने ग़ुलाम बना रखा है उनकी साजिशों का शिकार होते हैं और कभी कभी आप अपने हमदर्दों की नवाजिशों का शिकार होते हैं। ये सारी सूरत हाल होती है। असल में ये मसला उसी वक्त पैदा हुआ था जब ये पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। ये कश्मीर कुदरती तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा था जी। इस कश्मीर की रियासत ने पाकिस्तान के साथ ऑप्ट कर लिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया था। 12 अगस्त को ये तय हो गया था कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होगा। अच्छा, तय हो गया था। बिल्कुल सही। अब नए हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, नई चीज़ें सामने आ रही हैं और यहाँ पर 12, 13, 14 को और 15 को पाकिस्तान का परचम तमाम कश्मीर में लहराता रहा, श्रीनगर में, जम्मू में, लद्दाख में, हर जगह पर। फिर साजिशें किस तरह से हुई, एक पूरी तवील दास्तान है जिसको हम पिछले 72 साल से देख रहे हैं। मगर कश्मीर आज़ाद होगा, कश्मीरियों की अपनी क़ुव्वत मुज़ाहमत के साथ, अपने जज्बे हुर्रियत के साथ और अपने उनके इस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस तरह से उन्होंने 72 साल तक एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल ने, दूसरी नस्ल के बाद तीसरी नस्ल ने इस जिद्दोजहद को जारी रखा हुआ है। सरदार इब्राहिम थे, फिर उसके बाद और लोग आए, फिर मकबूल भट्ट की शहादत हुई, तिहाड़ जेल में उन्हें फांसी हुई, फिर अब यासीन मलिक हैं, अमानुल्लाह खान ने यहाँ जिद्दोजहद की, वहाँ पर और लोग हैं, मीर वाइज उमर फारूक हैं, सैयद अली गिलानी हैं, वो जिद्दोजहद कर रहे हैं। फिर इनकी जिद्दोजहद को और संभाल लेंगे, लेकिन ये सफ़र ख़त्म नहीं होगा और ये कश्मीर अपनी आज़ादी की मंजिल हासिल करके रहेगा। बिल्कुल, लेकिन लगारी साहब, पाकिस्तानियों की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में इतना बड़ा जलसा किया गया, उसमें शोबिस सितारे भी शरीक थे, फिरदौस
عاشق عوان صاحبہ کہتی ہیں کہ عوام نے کشمیر کے حق میں آواز بلند کر کے دنیا کو پیغام دیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو کوششیں کر رہا ہے وہ کافی ہیں؟ نہیں، کوششوں کو تو کافی نہیں کہا جا سکتا، جلسہ اچھا تھا، یہ کہا جا سکتا ہے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان میں موجود کشمیر کے لوگ جو ہیں، جو پاکستان کے ساتھ ہمارے ساتھ لگا ہوا علاقہ ہے، جو کشمیر کا علاقہ ہے، جو آزاد کشمیر ہے، اس سے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر ہے، ہمارا چکوٹھی سے آگے اور پونچھ جو اس طرف کا علاقہ ہے، اور اسی طرح سے جو 8 مقام سے دوسری طرف کو ہے، تو یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے تڑپ رہا ہے۔ اگر پاکستان کا کوئی لیڈر وہاں بھی جلسہ کرے اور انڈین حکومت رکاوٹ نہ ڈالے تو وہاں بھی اسی طرح سے لوگ آئیں گے اور لوگ آ کر شریک ہوں گے۔ لوگ اسی طرح سے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں جس طرح سے جسم کے مختلف ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں، اسی طرح سے لوگ جڑے ہوئے ہیں۔ آپ نہ لوگوں کے دلوں کو کاٹ سکتے ہیں، نہ ان کے جسم جدا کر سکتے ہیں۔ کئی نسلوں تک لوگ جد و جہد کرتے ہیں اور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ بالکل۔ لغاری صاحب، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے روسی ٹی وی کو انٹرویو دیا اور انہوں نے عالمی برادری سے ذاتی پابندیاں عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں صحیح مطالبہ ہے؟ میرے خیال میں اس سلسلے میں یہ ابتدائی اچھی بات ہے کہ ایک وزیر اعظم نے نشاندہی کی جو ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں۔ اصل بات کیا ہے، ظاہر ہے بہت بڑا والیوم ہے روس کا اور بھارت کی تجارت کا، بہت بڑا والیوم ہے، ہم سے بھی کئی گنا بڑا والیوم ہے انڈیا کا اور چین کا، بہت بڑا والیوم ہے ترکی کا اور انڈیا کا، ایران کا اور انڈیا کا۔ ہمیں بھی ٹھیک ہے کہ دنیا کو کرنا چاہیے، دنیا کو اس پر انسانی حقوق کے مسئلے پر، ان کی آزادی میں رکھنا ڈالنے کے مسئلے پر انڈیا پر پابندیاں لگانی چاہیے، لیکن پاکستان کو بھی اپنے معاملات درست کرنے چاہیے، خاص طور پر معیشت کے معاملات کو درست کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی بہت کچھ ٹھیک کرنا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی معیشت کو بہتر کریں گے، اگر ہم اپنی معیشت سے گندگی کو، غلاظت کو، کرپشن کو نکالیں گے، اور جس طرح سے وہ پھیلی ہوئی ہے، یہ 3، 4، 5، 6، 7، 8 لوگوں تک نہیں ہے جن کو گرفتار کیا گیا، مقدمے بناتے ہیں 60 ارب کے، شہرت مچتا ہے 60 ارب کا اور 1.5 کروڑ کا مقدمہ بنتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے، ٹرانزیکشن جو ہے وہ کمپنی کی ٹرانزیکشن تھی۔ اگر ایسے کرنا ہے احساب تو پھر تو ہو چکا ہے، احساب نہیں ہو رہا ہے۔ نچلی سطح کرپشن ہے، ہر سطح پر سروسز میں جا کر دیکھیں کس طرح سے کرپشن ہے، کس طرح سے سرکاری ملازمین کی کرپشن ہے۔ ان کو اگر کہیں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی معیشت نہیں اٹھ سکتی ہے، جب آپ معیشت نہیں اٹھے گی تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ بالکل۔ لغاری صاحب، بھارت میں ہندو انتہا پسندی اپنے عروج پر ہے۔ اتر پردیش میں سرکاری کالج میں برقع پوش مسلمان جو طالبہ ہیں ان کو اندر جانے سے روک دیا گیا۔ یہ ویسے تو بھارت جمہوریت کا بہت بڑا دعوے دار بنتا ہے، تو پھر اس طرح کی حرکتیں کیوں؟ دیکھیں، بھارت کچھ بھی کر سکتا ہے، دیکھیں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں دنیا بھر میں، وہ ان کی شخصی آزادی کو کوئی بھی مزاحمت نہیں کر سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ زندگی انسان کا بنیادی حق ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انسان کا موومنٹ جو ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، اس کا بنیادی حق ہے۔ انسان کا لباس پہننا انسان کا بنیادی حق ہے۔ انسان کس طرح کا لباس پہنتا ہے یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ انسان چادر لیتا ہے نہیں لیتا یہ اس کا بنیادی حق ہے۔ آپ اس میں مزاحمت کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اچھا، انڈیا کا کون سا ایسا بڑا کلچر ہے کہ جناب جو اس بات کو روکتا ہو کہ عورتیں جو ہیں وہ پورے کے پورے ہریانہ میں چلی جائیں، اپنے دیور سے، سسر سے بہویں جو ہیں یہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھی ہوتی ہیں ان کے سامنے، آج بھی ایون ٹوڈے آپ چلی جائیں نا، گڑگاؤں میں چلے جائیں، آپ چلے جائیں وہاں پر روہتک میں، حصار میں، جو وہاں کے علاقے ہیں انڈیا کے، وہاں تو گھر کی عورتیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پردہ کرتی ہیں، تو ان کو بھی آپ کہیں جی آپ نہ جائیں، وہاں کی لڑکیوں کو بھی کہیں کہ آپ کو تو یونیورسٹی میں نہیں آنا ہے، یہ عجیب بات ہوتی ہے۔ بالکل، اور جو کالج انتظامیہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یونیفارم پہننے کے کچھ قوانین ہیں اور اس بیس پر ہم نے کالج جانے سے روکا۔ بہرحال کون سے قوانین؟ اس طرح کے کچھ احکامات پاکستان میں بھی کچھ تعلیمی اداروں میں کیے گئے ہیں، اس طرح کے احکامات نہیں ہونے چاہیے کہ فلاں لازمی ہے فلاں غیر لازمی ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا لغاری صاحب، ایک افسوسناک واقعہ، شمالی وزیرستان اور دید میں فائرنگ سے پاک فوج کے 4 جوان شہید ہو گئے، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور جیتی ہے۔ بھارت دہشت گرد کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر موجود ہوں گے جی، اور وہ کبھی نہ کبھی اپنا اظہار بھی کرتے ہوں گے، اور انہوں نے کیا ہے۔ بال لگانے والی فورسز پر انہوں نے اٹیک کیا، اس میں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ریٹیلیشن کی پوزیشن نہیں ہے۔ بہرحال ان کو ریٹیلیشن کی پوزیشن موجود ہے اور ان کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے،
इनको एब्सोल्युटली ख़त्म किया जा चुका है। दुनिया ये नहीं कह सकती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग नहीं लड़ी। पाकिस्तान ने अब तक जितनी जंगें कन्वेंशनल ना कन्वेंशनल अपने दुश्मन के साथ भी लड़ी हैं, उनसे ज़्यादा जो है अपने मुल्क के अंदर जो है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ी है और उसमें कामयाबी हासिल की है। ये उसका एक हिस्सा है, उसके अंदर फिर अटैक हो सकता है, ऐसे होते रहते हैं, इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह से न हमारे बाज़ार, न मसाजिद, न इमाम बारगाहें, न मार्केटें जब महफूज नहीं थी, सड़कें महफूज नहीं थी, गलियाँ महफूज नहीं थी, वो सूरत हाल अब नहीं रही है। अल्लाह का शुक्र है कि सारा वज़ीरिस्तान खुला हुआ है, शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान, बाजोड़, खैबर, हमारा जो है बाकी जितने भी हमारे इलाके हैं वो सारे के सारे अब पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन गए हैं। अब ज़िंदगी रवां दवा है। इस तरह के वाक़यात होते हैं, इसका नहीं है कि हमें अफसोस नहीं है, अफसोस है, हमारे जवानों की शहादत पर भी अफसोस है। लेकिन ये मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर हम बहुत ज़्यादा मायूस हो जाएं। हमारी इस तरह के हालात में इस तरह की चीज़ें होती हैं, मोराल बुलंद रहना। बिल्कुल। अच्छा लगाई साहब, वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका और सऊदी अरब शेड्यूल। वज़ीर आज़म 19 सितंबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। ये दौरा कितना अहम और कितना सूदमंद साबित हो सकता है? असल में नतायज होते हैं, आपका दौरा हो, आपका वहाँ वेलकम हो जी, आपको एयरपोर्ट पर किसी ने रिसीव किया, फिर आप किस तरह से शाही महल पहुँचे, आप रियाज के शाही टर्मिनल से कसर यमामा आप कैसे पहुँचे, किस तरह आपको रिसीव किया, ये सारी चीज़ें अलामतें होती हैं। फिर उसके बाद आपकी मुज़ाकरात क्या हुए, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फिर आपने उन मुज़ाकरात के नतीजे में क्या हासिल किया होता है। हमें बहरहाल दो तरफ़ा तिजारत पर सबसे ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। आपके पास कोई चीज़ उनके पास देने के लिए उसकी बात करनी चाहिए। फिर आपको अपनी सफारतकारी के महाज पर, भाई एक मुसलमान मुल्क के तौर पर आप हमारे काबा किबलाई आपके पास है, तो उसके नतीजे में आपको हमारा साथ देना चाहिए। और जो कुछ इंडिया ने किया है उसके साथ आपकी अगर बढ़ती हुई दोस्तियां हैं तो इसको ज़रूर पेश नज़र रखें कि इंडिया को कश्मीर अवाम के बुनियादी इंसानी हुकूक और हक के आज़ादी का लिहाज करना चाहिए। लगारी साहब, वक्त कम है। ताहिरुल कादरी साहब ने सियासत से किनारा कर लिया है और पार्टी की चेयरमैनशिप भी छोड़ दी है, ये कैसा फैसला है? वो बहुत बड़े आदमी हैं और उन्होंने मज़हब के में तबलीग के मामलात में बड़ा काम किया। वो एक पूरे 30-40 साल के अरसे तक पाकिस्तान के सियासी और मजहबी मंजरनामे पर रहे और उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, अपना तस्लीम करवाया। अगरचे मॉडल सानहा मॉडल टाउन की वजह से उनकी पार्टी को अफसोसनाक मराहल से भी गुजरना पड़ा है, लेकिन उन्होंने एक बड़े आबादी के हिस्से को अपनी मोहब्बत में वो किया है। लोग उनके साथ बड़ी अकीदत रखते हैं और शायद वो अब ज़्यादा वक्त जो है वो मजहबी सरगर्मियों में लगाएंगे और सियासत से अब वो रिटायर हो गए हैं। तो जो उन्होंने वक्त गुजारा है सियासत में वो अच्छा गुजारा है। अब आगे अल्लाह करे कि वो ज़्यादा अच्छाई की तरफ जाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लगाई साहब। नाज़रीन, आज के इतना ही। कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ, कुछ नए क्लिप्स के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।